नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। हल्का सा आज डिले हुआ, लेकिन डिले होने के पीछे का एक छोटा मोटा कारण रहा है, मजबूत कारण रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष आ चुकी है। तो जितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर हैं आप सभी को मैं बता दूंगा कि क्लास को एक अलग ही स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए आप रेडी हो जाइएगा, जिससे कि आप क्लास को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाए। ठीक है, कोई समस्या आपको ना आए, इसके रिगार्डिंग भी आप रेडी रहिए। फटाफट से मुझे बता दीजिए, आलिए रे आलिए, भग मत जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चीजों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और चीजों को बहुत बेहतरीन स्तर पर आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अपना खाना वाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, को बहुत बढ़िया। ठीक है, अलग ही स्तर है। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, तो क्लास के अंदर जो बच्चे आए हैं एक बार बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर है, फिर हम स्टार्ट कर दे। देखिए, जिस तरीके से कल की क्लास मैंने ली आपकी, और कल की क्लास के अंदर मैंने चीजों को बहुत अलग स्तर पर आपके लिए बताया कि चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। इसी प्रकार से एक आपको यूपीएससी के लिए नोटिफिकेशन कल सिलेक्शन वे पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीत राणा जीएस, वहां पर भी अगर मैं आपके लिए चीजें बताता हूं, तो जो वर्तमान में ये क्लास चल रही है, इस प्रकार की एक क्लास कल आपको देखने को मिली है। जो किसकी क्लास थी भाई? आपकी एंशिएंट इंडिया के टॉप 100 क्वेश्चंस कल कराए गए थे, और आज मैं आपको मिडाइवल इंडिया के टॉप 100 क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगर आप रेडी हैं तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको ना हो, जिससे कि हम चीजों को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, रेडी हैं आप? 50 सवालों के लिए रेडी है। ठीक है, आगे आपको सवाल, जिससे पहले कि फेंका जाए, मैं आपको बता दूं, जो मिडाइवल इंडिया होती है इसके अंदर सिलेबस का ब्रीफिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है। पहले आपको अरबों का आक्रमण देखने को मिलता है, फिर तुर्कों का आक्रमण देखने को मिलता है, देन आपको मुगल सल्तनत देखने को मिलती है, देन दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलती है, बहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, इन सबके मर्ज क्वेश्चन टॉप 50 आपको देखने को मिल रहा है। वी आर रेडी, आर यू रेडी? फटाफट से मुझे बता दीजिए, जितने की बच्चे जो क्लास में आ जाए वो मुझे बता दें और चीजों को अलग स्तर पर लेके जाया जाए। ठीक है, चलिए लेते हैं क्लास का पहले सवाल को। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सवाल सबमर्ज तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी के जो सवाल हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। चीजों को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा, अलग स्तर पर लेकर जाया जाएगा। ठीक है, अलग स्तर पर यहां लेकर जाया जाएगा। चीजों के लिए रेडी रहना, ठीक है, जिससे कि हम समझ पाए। और क्लास के अंदर जैसे धर्मेश जैसे बच्चे हैं क्लास के अंदर जो पढ़ने के लिए आए हैं, इनको भी थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करेंगे, जिससे कि ये भी क्लास के अंदर पढ़ पाए और चीजों को अच्छा कर पाए। ठीक है, रेडी? बहुत बढ़िया। आपके सामने सवाल है, इन द 14th सेंचुरी द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ होम। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? करेक्ट आंसर की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शासनकाल में आया था। तुगलक डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। तुगलक डायनेस्टी का जो शासनकाल है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि सर जी 1320 से लेकर 1414 इसका शासनकाल रहा है तुगलक वंश का। तुगलक वंश की हम बात करें तो उसका शासनकाल इतना रहा है। उसमें अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करता हूं, तो इनके बारे में याद रखना, इनका शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है ये कितना रहा है। देखिए, इसके शासनकाल की अगर मैं बात करता हूं सर, ये आपको देखने को मिलता है 1325 से लेकर 51 तक इसका शासनकाल आपको देखने को मिला है। ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आता है, ये किताब भी लिखता है, किताब उल रिहला लिखता है। किताब उल रिहला, किताब इसके द्वारा लिखी जाती है, किताब उल रिहला इसके द्वारा लिखी जाती है। तो रिहला नाम की पुस्तक ये लिखता है, जो एक यात्रा वृत्तांत है। ये 1333 में भारत के अंदर आता है और यह भारत के अंदर 8 वर्ष निभाता है। इसको काजी की उपाधि भी दी जाती है, यह काजी की उपाधि भी ग्रहण करता है। काजी इसको बनाया जाता है, जो कि एक जुडिशियल पोस्ट हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे आप, जोरदार। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? पहला इतिवृत्त, फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क इन 1356। 1356 में अपना जो पहला अपना इतिवृत्त लिखा जाएगा वो है किसके द्वारा लिखा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पहला इतिवृत्त किसके द्वारा लिखा गया है? बिना परेशानी के इसके अंतर्गत चीजों को आगे बढ़ाइए, चीजों को बताइए कि कोई समस्या आपको ना हो, जिससे कि आप जान पाएं, समझ पाएं और इसके बारे में आप आंसर भी कर पाएं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, किस भाषा में था? अरेबियन लैंग्वेज में आपको देखने को मिला था, अरबी भाषा में आपको देखने को मिला था। 1356 के इतिवृत्त के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, चलिए
देखो बात करता हूँ, ठीक है, देखिए बात करता हूँ। यहाँ पर आपको किताब देखने को मिलती है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अल बरूनी गजनवी के समय का है, अल बरूनी गजनवी के समय का आपको देखने को मिलता है, या इसी को गजनी के समय का भी कहा जाता है। यह आपका उज्बेकिस्तान का था। इसने किताबुल हिंद लिखी है, इसने किताबुल हिंद लिखी है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद इसके द्वारा लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं सर ये आपका कौन सी सेंचुरी का था, 11th सेंचुरी का आपको ये देखने को मिल जाएगा, 11th सेंचुरी का आपको देखने को मिल जाएगा। अल बरूनी 1000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 11th सेंचुरी का ये पर्सन था। जियाउद्दीन बुरनी की मैं बात करूं ये अलग है। मिनहाज उस सिराज की अगर मैं बात करूं सर ये 13th सेंचुरी का पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा, 13th सेंचुरी का पर्सन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ 13th सेंचुरी का था मिनहाज उस सिराज, इसके द्वारा लिखी गई है तबाकतुल नसीरी, तबाकत नसीरी इसके द्वारा लिखी गई है, तबाकत नसीरी इसके द्वारा लिखी गई है। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात करूं, इसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी है, जो कि इसके द्वारा 1356 में लिखी गई थी, 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, जिसको क्या कहते हैं तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही इसने लिखी है। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, किताबुल रहला पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं सर, इसके लेखक इब्न बतूता है। अमीर खुसरो ने लिखी है ख्वजनाइल ए फुतूह, ख्वजनाइल ए फुतूह इसके द्वारा लिखी गई है, ख्वजनाइल ए फुतूह, ख्वजनाइल ए फुतूह इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ख्वजनाइल ए फुतूह। और अमीर खुसरो के द्वारा ही एक किताब और भी लिखी गई है, इसके अलावा एक किताब उसने और भी लिखी गई है अमीर खुसरो ने। ठीक है, उसके बारे में भी मुझे बताना। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बता के आया हूं जस्ट अभी, अल बरूनी के बारे में बता के आया हूं, इब्न बतूता करेक्ट होगा, किताबुल रहला का राइटर है। और बताइए, नोट कर पाए, चीजों को समझ पाए, जान पाए? यही चीज तो जरूरी है बच्चा, ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बढ़िया लेवल पे याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, चौथे नंबर का, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये बहुत तगड़ा लेवल आपको देखने को मिलेगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, बाबरनामा में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। फटाफट आप मुझे बताएंगे बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बिना किसी परेशानी के बच्चे, मैंने आपसे पूछी है बाबरनामा ये किस भाषा में लिखी गई है। मैं इसके ऑप्शन में एक ऑप्शन और बढ़ाना चाहूंगा, बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। यार ये सवाल टेक्निकली गलत है, मैं चाहूं तो मैं सवाल को गलत कर सकता हूं, मतलब टेक्निकली गलत कर सकता हूं कि ये ऐसे गलत है। उसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा। पहली बात तो बाबरनामा इसकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बाबरनामा इसकी आत्मकथा नहीं है, बाबरनामा इसकी जीवनी है। ये थोड़ा दिमाग में डालना। असलियत में इसका आंसर होगा फारसी, फारसी इसका आंसर होगा, पर्शियन इसका आंसर होगा, क्योंकि जो बाबरनामा लिखी गई है, जो बाबरनामा लिखी गई है, ये किसने लिखी है सर? बाबरनामा लिखी गई है एक पर्सन के द्वारा, जिनका नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर? जिनके खाने खाना की उपाधि है अबुल रहीम खाने खाना, ई इसका आंसर होगा। ठीक है, अबुल रहीम खाने खाना आपको देखने को मिलेगा, अबुल रहीम खाने खाना देखने को मिलेगा, अबुल रहीम खाने खाना, खाने खाना देखने को मिलेगा। ठीक है, उनके द्वारा बाबरनामा लिखी गई है। लेकिन तुर्की भाषा में जो लिखी गई थी, जो इसकी आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में जो लिखी गई थी, जो इसकी आत्मकथा थी, वो थी तुजुक ए बाबरी, वो थी तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी थी, तुजुक ए बाबरी थी, जो बाबर ने लिखी है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी थी, ना कि बाबरनामा। बात आई समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अबुल रहीम खाने खाना के द्वारा लिखी गई है, जो बैरिम खान के लड़के थे। याद रखना, इसके कितने हिस्से हैं? इसके 2 हिस्से हैं। इसका आंसर ई होगा। ठीक है, बात आई समझ में? बहुत जोरदार। ये लीजिए आपका सवाल नंबर 5, बताऊं, भारत मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? आपको पद्मावत के लेखक के बारे में पूछा गया है, उनके बारे में बताइए। मैं हिंट दे सकता हूं। पद्मावत में आपने देखी होगी ना, पद्मावती मूवी आपने देखी होगी, है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट सी मूवी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें कहा जाता है कि अगर तू हमारा अतिथि ना होता तो तेरा सर तेरे धड़ से अलग होता इसी वक्त, अब राजा भी खतरे में है। ये चीज आपको देखने को मिली है उस मूवी में। और मैं आपको बता दूं कि मध्यकाल में लिखा गया महाकाव्य पद्मावत ग्रंथ रिलेट करता है किससे सर? ये मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेट करता है। इन्हीं के द्वारा आखिरी सलाम, अखरावट, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है आखिरी सलाम,
अखरावट, आखिरी सलाम लिखी गई है, अखरावट इनके द्वारा लिखी गई है, अखरावट इनके द्वारा लिखी गई है, आखिरी सलाम, अखरावट और पद्मावत, ये कुछ इंपोर्टेंट सी बुक हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। करेक्ट है, ठीक है। अबुल फजल इब्न मुबारक की इतनी कोई खास किताब नहीं है। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता था, तोता ए हिंद कहा जाता था। और इनके द्वारा क्या किया गया है बच्चे, तोता हिंद, इनके द्वारा 7 अलग अलग 7 राजाओं का दरबार देखा है इन्होंने, 7 राजाओं का दरबार इन्होंने देखा है, 7 राजाओं का दरबार इन्होंने देखा है। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल ये रहा 6वें नंबर का, पूछा गया 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान जी को किसने यहां पर हराया था, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। उसके बारे में चर्चा करके आप बताइए, फटाफट चर्चा करके बताइए। आज की क्लास का भी जो नोटिफिकेशन है वो YouTube की तरफ से नहीं पहुंचा है बच्चों के पास, इस कारण से छात्र जुड़ने में असमर्थ हैं, छात्र जुड़ने में असमर्थ है, ठीक है। इवन मेरे पास तक भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। और इसके पीछे का कुछ कारण है, ठीक है, क्या कारण है वो बात का बाद में देखा जाएगा, परंतु अभी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं हम पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। वो मोहम्मद गौरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था 1192 में, ठीक है, याद रखना। सैफुद्दीन सूरी कौन था? सैफुद्दीन सूरी को बहराम शाह ने मारा था, जो गजनी का शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पर्सन नहीं है, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ध्यान में रखा जाता है, अन्यथा इसको ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है। चलिए अब मैं मोहम्मद गौरी की बात करता हूं, जो मोहम्मद गौरी की बात करता हूं, ठीक है। जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंचा है वो उन्हीं के पास पहुंचा है जिन्होंने क्लास को ऑलरेडी लाइक किया हुआ था। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए मोहम्मद गौरी की मैं बात करता हूं। मोहम्मद गौरी ने ही अटैक किया था। इसका पहला आक्रमण कब हुआ था? इसका जो पहला आक्रमण है वो आपको कब देखने को मिला है? जो मोहम्मद गौरी का फर्स्ट अटैक आपको देखने को मिला है, पहला आक्रमण आपको जो देखने को मिला था वो कहां पर देखने को मिला था? सर जी, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण आपको कब देखने को मिला था? सर ये 1175 एडी में देखने को मिला था, 1175 एडी में आपको देखने को मिला था। और ये इन्होंने किया था किस पर? मुल्तान पर किया था, मुल्तान पर किया था। मलिक फिरोज करके एक राजा था जिसको हराया था, ठीक है। इसके अंदर भी कौन जीता था? मोहम्मद गौरी वॉन द बैटल, ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा ए। अगला सवाल, ये सवाल है 7वां, क्वेश्चन मार्क की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। तो कौन था जिसकी जीतने की वजह से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी, फटाफट से बताइए, बिना परेशानी के बताइए, बिना परेशानी के बताओ, ठीक है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो बताइए, ठीक है। क्वालिटी वगैरह आपको ठीक देखने को मिल रही है? क्वालिटी ठीक है? फटाफट बताइए जो सवाल पूछ रहा हूं। मैंने पूछा क्वेश्चन मार्क जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। फारसियों ने, अरबों ने, तुर्कों ने, अफगानियों ने, मतलब कौन ऐसा था जिसके जीतने की वजह से दिल्ली सल्तनत बनी थी? जिसके जीतने की वजह से दिल्ली सल्तनत बनी थी, तो तुर्कों के जीतने की वजह से ही दिल्ली सल्तनत बनी थी। तो तुर्कों का होना ही दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या पर्शियंस थे? नहीं सर, ना पर्शियंस, ना अरब्स, ना अफगान्स, यहां पे आपको देखने को मिलते हैं तुर्क। तुर्क भी कौन? दरअसल दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे रखी जाती है? जो आपको गौरी देखने को मिलता है, गौरी के 4 प्रमुख गुलाम हैं। गौरी के 4 गुलाम हैं। जो गौरी के कौन है? 4 गुलाम हैं, जिसमें से पहले का नाम है यलदौज। यलदौज को मिलता है अफगान का हिस्सा। दूसरा कुबाचा, कुबाचो को मिलता है सिंध का और मुल्तान का हिस्सा। इसको सिंध मिला, मुल्तान मिला, सिंध मिला, मुल्तान मिला। इसके बाद इसका एक गुलाम था ऐबक। ऐबक को मिलता लाहौर और दिल्ली। इसको मिलता लाहौर और दिल्ली। यहीं पर इसने लाहौर और दिल्ली के अंदर इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका था जो खिलजी था, ठीक है, याद रखना, बख्तियार खिलजी। बख्तियार को क्या मिला था? बख्तियार खिलजी को क्या मिला था? सर बख्तियार खिलजी को मिला था जो संपूर्ण बंगाल था, वो बख्तियार खिलजी को मिला था। तो कुछ इस प्रकार की अवधारणाएं रही, कुछ ऐसा मैटर रहा। करेक्ट आंसर के तौर पर हम बात करते हैं, तुर्क ही थे। और इसी के द्वारा 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, जो 1526 तक चलती है, जिसके अंदर 5 वंश आपको देखने को मिलते हैं: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? कौन सा वो तुर्की रूलर था जिसने अटैक किया था? कौन सा वो तुर्की रूलर था जिसने अटैक किया था 1398 में, जिसके द्वारा अटैक किया गया था? उसके बारे में चर्चा की जा रही है, फटाफट बताइए। 1398 में अटैक किया था। ऐबक दामाद भी था, बिल्कुल दामाद भी था और वो गुलाम भी था।
दामाद भी था और गुलाम भी था। ठीक है, चलिए। अरे बताओ, बताते कैसे नहीं हो। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, विच टर्किश रूलर इन्वेडेड इंडिया इन 1398 सी विद द इंटेंशन ऑफ द प्लंडर। ये 8वें नंबर का सवाल है आपका। अगर पूछा जाए 1398 में इंडिया के ऊपर अटैक, एग्जैक्टली अटैक 1397 में हो चुका था, लेकिन शुरुआती अटैक पाकिस्तान के पंजाब में रहा था। लेकिन 1398 में जब अटैक की स्टार्टिंग होती है, 1398 सी में जब अटैक की स्टार्टिंग होती है, तो सर वो तैमूर लंग था जिसने अटैक किया था। तैमूर लंग ने अटैक किया था। एक सवाल पूछा जाता है कि तैमूर लंग के अटैक से दिल्ली को किसने छोड़ा था। ठीक है, तैमूर लंग के अटैक को, ठीक है, इसके आक्रमण के कारण, इसके आक्रमण के कारण, इसके आक्रमण के कारण, इसके आक्रमण के कारण, इसके आक्रमण के कारण दिल्ली, इसके आक्रमण के कारण दिल्ली से भाग कौन गया था? दिल्ली से नसीरुद्दीन महमूद भाग गया था। नसीरुद्दीन महमूद भाग गया था। नसीरुद्दीन महमूद भाग गया था, भागा। नसीरुद्दीन महमूद भागा। एक सवाल आता है कि तैमूर लंग के अटैक का फायदा किसने लिया? ठीक है, चलिए, इसमें पूछा गया था कि यहां पर पूछा गया था, इसने आक्रमण के कारण या तैमूर लंग के आक्रमण से फायदा किसने लिया था? फायदा किसने लिया था? फायदे की अगर मैं बात करता हूं, फायदा किसने लिया था यहां पर? सर, तैमूर लंग के अटैक का फायदा किसने लिया था? खिज्र खान ने लिया था। वो किसने लिया था? खिज्र खान के द्वारा वो फायदा लिया गया था। उसके बारे में भी आप याद रख लेंगे। क्या? इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, कोई समस्या यहां पर भी नहीं आएगी। ठीक है, ये लीजिए। चलिए, शाहरुख मिर्जा तैमूर लंग का बेटा है। ठीक है, तैमूर लंग का बेटा है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने सेना, मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध में, दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे? सर, वो तराइन का युद्ध था जो आपको देखने को मिला था। कौन सा युद्ध था बच्चा? वो तराइन का युद्ध आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान इस बैटल को हार गए थे। ठीक है, इसके बाद आपको चंदेरी बैटल देखने को मिलता है। इसके बाद आपको कौन सा बैटल देखने को मिलता है? चंदेरी बैटल आपको इसके बाद देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, ये तराइन का बैटल इनका हुआ है 1191 में, पृथ्वीराज जी जीते। 1192 में गौरी जीता। इसके बाद 1194 में जयचंद का एक बैटल होता है, जयचंद वर्सेस गौरी। जयचंद वर्सेस गौरी एक बैटल देखने को मिलता है, जिसके अंदर गौरी ही जीता, क्योंकि वो तब तक परम प्रतापी शासक बन चुका था। इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। इसको चंदेरी बैटल बोला जाता है। क्या? चंदेरी बैटल जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे। चंदेरी बैटल इसको बोलते हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे। समस्या भी कोई आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अगला सवाल। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? यह भी काफी बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अटैक ऑफ तिमुरिड, तिमुरिड डायनेस्टी। ठीक है, चलिए। गुरुजी, संयोगिता कौन थी? जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। विवाह का इनका एक ट्रायोलॉजी देखने को मिलती है। ठीक है, संयोगिता विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान भी उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु कुछ कारणों की वजह से जयचंद विवाह नहीं करना चाहता था। क्योंकि जयचंद विवाह करना चाहता था एक समय में पृथ्वीराज चौहान जी की माता जी जो बनी है उनसे। कर्पूरी देवी उनका नाम था। सोमेश्वर चौहान जी की पत्नी वो रही हैं। और जब वो अनंगपाल तोमर जी की लड़की थी, उस समय वो चाहता था कि उनसे विवाह करे, पर नहीं कर पाया। इसी चक्कर में उसकी यही घृणात्मक नीति के कारण वह मारा गया। तिमुरिड 1398 में देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि जयचंद गढ़वाला डायनेस्टी से था, तो मैं आपको बता दूं, गढ़वाला डायनेस्टी राजपूताना डायनेस्टी है। ठीक है, तो 13, ये जो आप बात कर रहे हैं जयचंद जी की, जयचंद खुद राठौड़ डायनेस्टी का राजपूत था। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में याद रखना। तैमूर ने 1398 में अटैक किया है। 1414 तक उसका इंपैक्ट रहा है दिल्ली पर, इसका प्रभाव दिल्ली पर रहा है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 11वें नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा था? तो ऐसा कौन सा पर्सन आपको देखने को मिलता हु अटैक्ड इन इंडिया फॉर 17 टाइम? भारत में 17 बार आक्रमण किया था। फटाफट बताएं, 17 बार आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, फटाफट जी। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर कि मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी इतने बड़े अटैक नहीं कर पाया। इसको नाम दिए जाते थे कुरान खान, लाख बख्श, पील बख्शी नाम दिए जाते थे। महमूद गजनी की अगर मैं बात करूं तो गजनी ने 17 बार लूटा था। तैमूर लंग की बात करूं तो तैमूर लंग 1398 में आपको देखने को मिलता, अटैक करता, 1414 तक रहता है। मोहम्मद गौरी की बात करूं तो मोहम्मद गौरी ने भाई साहब जो मेजर अटैक करे 16 बार, तो इसने जो अटैक किया था ना 16 बार, वो तो केवल और केवल पृथ्वीराज जी पर कर दिया था। करेक्ट आंसर देखने को मिलता है महमूद गजनवी। और गजनी ही वो था जिसने लास्ट बार 1027 में जाटों के अगेंस्ट हमला किया था, खोखर जाटों के अगेंस्ट हमला किया था। जब जाटों ने इसकी सुताई करी थी, उसके बाद ये उभर नहीं पाया, 1030 में अपने प्राण गंवा बैठता है।
ये रहा। अच्छा, इसकी सेना में एक हिंदू सेनापति था, इसकी सेना में एक हिंदू सेनापति आपको देखने को मिलता है, हिंदू सेनापति आपको एक देखने को मिलता है, और उस हिंदू सेनापति का नाम क्या था? तिलक। उस हिंदू सेनापति का नाम आपको तिलक देखने को मिलता है। अगला, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से शुरू किया गया था? संस्थागत तौर पर शुरू किया गया था, बताइए इक्ता सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो हाँ, लाइक करते रहिएगा, एक तरफा खींच देंगे मीटर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, बिजनौर आड़े, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था? एकता प्रणाली में क्या होता था? पूरी दिल्ली का विभाजन इक्तों के अंदर हो गया था, संपूर्ण दिल्ली का विभाजन इक्तों के अंदर हो गया था, और उसके बाद इक्तों के इक्तेदार जो होते थे वो टैक्सेशन उनको जमा करा दिया करते थे, टैक्सेशन उनको जमा करा दिया करते थे। यही एकता प्रणाली आपको देखने को मिली है, इसी को एकता सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। इसके बारे में भी आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, ये संस्थागत रूप से लागू हुआ है, इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। बलबन के द्वारा लोह विरक्ति नीति को शुरू किया गया था, है ना, बलबन भी जरूरी आदमी था, लोह विरक्त की नीति को शुरू करता है, नवरोज त्योहार को शुरू करता है, अपने आप को जिल्ले इलाही कहा करता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वतुल इस्लाम बनवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार की स्टार्टिंग कराई गई, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आराम शाह की मैं बात करूं, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन 1211 में इन दोनों के मध्य एक बैटल हुआ था, जूड का युद्ध हुआ था, जूड के युद्ध में यह मारा गया, इसकी डेथ होती है, उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। ये ममलुक वंश का ही राजा था, 1211 से लेकर 35 तक बना रहा। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? मैं बता चुका हूं बच्चे, 5 राजवंशों ने शासन किया है, ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? रजिया किसकी बेटी थी? अब ये महालल्लू सवाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ये महालल्लू सवाल हो जाएगा। इसके बारे में हर कोई जानता है कि अगर मैं रजिया की बात करूंगा तो रजिया को कहा जाता है कि रजिया गुंडों में फंस गई, लेकिन गुंडों में फंसने से पहले वो बेटी किसकी थी? बात को समझिएगा इल्तुतमिश, और वो जो गुंडे भेजे गए थे वो इसी के भाई शमशुद्दीन के द्वारा भेजे गए थे, जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है मौजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा भेजे गए थे, याद रखेंगे। अगर मैं रजिया की बात करता हूं तो रजिया के बारे में याद रखना, इसका शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक रहा था, जब तक कि इसकी मृत्यु कैथल के अंदर नहीं हो गई उन गुंडों के द्वारा जो इसी के भाई के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, मौजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा लल्ला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा है? एक ऐसा क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी तो रहा लेकिन बहुत छोटे से समय के लिए, पलक झपकते ही राजधानी खत्म हो गई, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताएंगे भी, समस्या आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, खींच के रखेंगे मीटर को। करेक्ट आंसर की बात बताऊं, अ शॉर्ट लिव्ड कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत दैट इज देवगिरी, आपको महाराष्ट्र की देवगिरी देखने को मिलती है, बड़ी ही शॉर्ट लिव्ड कैपिटल देखने को मिलती है, महाराष्ट्र की कैपिटल बड़ी शॉर्ट लिव्ड कैपिटल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो हाँ, चंदावर बैटल है, चंदावर बैटल है। ठीक है, 1194 में जिस बैटल का नाम मिल लिया वो चंदावर है, ना कि चंदेरी। ठीक है, चंदावर, चंदेरी भी लिख सकते हैं, कोई आगे बढ़िए। ठीक है, ढूंढने में टाइम लगेगा, इसको आप बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी था यह अपने जगह जगह पर अभियान किया करता था, यह जगह जगह पर अपने अभियान किया करता था, तो पॉइंट यही आता है। तो इसका जो अभियान आपको देखने को मिलता है वो अभियान इसका कहां पर आपको देखने को मिलता है? इस अभियान को दक्षिण भारत में कौन लेके गया था? पॉइंट आपके सामने ये आता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। गुरुजी आपकी क्लासेस फ्रीक्वेंसी मैच करती है, अदरवाइज क्लासेस तो बहुत है यूट्यूब पर। देखो वर्मा, ऐसा है कि आप छात्र बढ़िया हैं, ठीक है, इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच कर जाती है। ठीक है, यूं तो देखो एक ना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लोग के द्वारा बात कही जाती है कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा, यूं ही आबाद रहेगा ये जीवन, पर हमसा होगा हम नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ही हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने जो आप लोगों के लिए किया है, आगे जो मैं आप लोगों के लिए क्यों करूंगा वो इतिहास बनेगा। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इतिहास बनाने का जो मुझे मौका मिला है वो आप लोगों के साथ आने से मिला है, यकीन मानिए वो बना के छोड़ेंगे। आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है, जो जिस प्रकार से चल रही है इस प्रकार से अगर समर्थन रहा तो निश्चित तौर पर चीज़ें होंगी। अकेला नहीं हूं मैं, ठीक है, हैं वो हैं, ठीक है, चलिए तो हाँ, हिम्मत है चीज़ों को आगे बढ़ाने की, साथ बिल्कुल आस
आपा अब ये लिखिए अलाउद्दीन खिलजी, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो आप खास छात्र हैं, ठीक है, आपके लिए तो खास लोग हैं, यहाँ ध्यान दे लो तुम, ठीक है। हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सदर्न मिलिट्री कैंपेन, आप ध्यान दीजिए, मलक कफूर, अदम खान, मलिक सरवर, ठीक है, या मोहम्मद गवा। गवा आपको बहमनी एम्पायर में देखने को मिलेगा, सरवर आपको सैयद डायनेस्टी में देखने को मिलेगा, अदम खान अकबर के टाइम पे, मलिक कफूर इज द करेक्ट आंसर। यही इसके दक्षिण भारत अभियान पर गया था, इनके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? Which of the following is not built during the तुगलका पीरियड? तुगलक पीरियड में आपको कौन देखने को नहीं मिला है? खिड़की की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद, या तुगलकाबाद? तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फॉर्म कराया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फॉर्म कराया गया था। जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाई गई है। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया है। मेरे ख्याल से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले लेवल पे याद रखेंगे। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे, आपको कोई समस्या यहां हो जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये रहा अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर, 18वें नंबर का। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी, जो चमड़े की, कॉपर की, लेदर की, अलग अलग स्तर पर बनी थी? आंसर बताइए वत्स, आंसर क्या होगा? शाहजहां, ठीक है। खींचो यार मीटर, ऐसे कैसे चलेगा? देखो अगर मैं बात बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार की कोई मुद्रा नहीं बना पाया, ना ही गयासुद्दीन तुगलक, वो था मोहम्मद बिन तुगलक जो इस प्रकार की मुद्रा का निर्माण करता है। इसके बारे में आप याद रखेंगे, दैट वाज द मोहम्मद बिन तुगलक जो इस प्रकार की मुद्राओं का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखेंगे। जोरदार जोरदार करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने टोकन करेंसी चलाई थी, लेकिन टोकन करेंसी चलाने की वजह से लोगों ने काउंटर फीट कर दिया, नकली नोट बना दिए, नकली सिक्के बना दिए, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज करा था वो इजीली अवेलेबल था मार्केट में। नकली चीजें चलने लगी तो इसको बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाना पड़ा था। टैक्स लोगों ने दिया नहीं क्योंकि दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया, फिर इसने राजधानी को चेंज किया था। ये कॉन्सेप्ट है। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पाश्तून राजवंश बना था? तो कौन से ऐसी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है जो अफगानी पाश्तूनी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है? अफगानी पाश्तूनी डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। सैयद जो है वो आपके अफगानी पाश्तूनी डायनेस्टी देखने को मिलती है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, जो सैयद है, सैयद के अंदर फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं खिज्र खान, खिज्र के बाद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आराम शाह, मोहम्मद शाह, इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं आलम शाह आपको अंतिम देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं का जो गवर्नर है हामिद खान, वो बुलाएगा किसको? लोधीज को बुला लेगा। इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा भाई, इसमें यह पूछा है कि पाश्तूनी डायनेस्टी, अफगानी पाश्तूनी, भाई लोधी होगा, मैंने सैयद लगा दिया गलती से। सैयद को कहा जाता है बेसिकली एकमात्र शिया डायनेस्टी कहा जाता है, एकमात्र शिया डायनेस्टी कहा जाता है बच्चे, एकमात्र शिया डायनेस्टी। ए होगा इसका, गलती हुई है, करेक्ट आंसर ए होगा। दिल्ली सल्तनत की पाश्तूनी डायनेस्टी है, पाश्तूनी अफगानी होते हैं, करेक्ट आंसर लोधी होगा, करेक्ट आंसर लोधी होगा, ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार तरीके से आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, फॉरएवर VL, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर है, अच्छा मैंने बता दिया इसका फाउंडर आपको कौन देखने को मिलता है? बहलोल लोधी इज द फाउंडर, बहलोल लोधी इज द फाउंडर आपको जो देखने को मिलता है। अगला सवाल ये रहा, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए जाते हैं? किस प्रकार के मकबरे आपको लोधी डायनेस्टी के अंदर आपको देखने को मिले हैं, कि लोधी में किस प्रकार के जो मकबरे हैं वो पाए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लोधी डायनेस्टी के अंदर डबल डोम सिस्टम आपको देखने को मिला था, लोधी डायनेस्टी के अंदर आपको डबल डोम सिस्टम आपको देखने को मिला था, लोधी डायनेस्टी के अंदर आपको देखने को मिलता है डबल डोम सिस्टम। इसमें आपको डबल डोम सिस्टम आपको देखने को मिला था, डबल डोम सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस ही लोधीज ने किया है, इंट्रोड्यूस बाय लोधीज। तो ये जो लोधी गार्डन आप देखते हैं आज की डेट में, जो लोधी गार्डन आप देखते हैं, इसके बारे में एक चीज याद रखना लोधी गार्डन के बारे में, कि लोधी गार्डन अष्टभुजाकार ऑक्टागोनल आपको देखने को मिला है, डबल डोम सिस्टम में आपको देखने को मिलता है, डबल डोम सिस्टम में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, डबल डोम सिस्टम के बारे में।
ठीक है, दिस वाज द ऑक्टागोनल थिंग जो आपको यहां देखने को मिली है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रख पाएंगे। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन मार्क के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी। द वजीर मिनिस्टर ऑफ हुम बिल्ट द मोट की मस्जिद इन दिल्ली। मोट की मस्जिद को दिल्ली में बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके द्वारा उठाई गई थी, इसके बारे में मुझे बताएंगे। वो कौन था जो इस प्रकार की जिम्मेदारी को उठाएगा। ठीक है, जो कौन था इस प्रकार की जिम्मेदारी को उठाएगा, फटाफट मोट की मस्जिद के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है सक्षम भाई, आपको बुलाया जाएगा, निश्चिंत रहिए, यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। अलाउद्दीन, सिकंदर, खिज्र और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी, वो सिकंदर लोधी के मिनिस्टर ने बनवाई थी मोट की मस्जिद। ठीक है, याद रखना, मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के मिनिस्टर के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, सिंपल है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। अब पूछा यह जा रहा है कि जो अलाई दरवाजा आपको देखने को मिलता है, लोकप्रिय सुल्तान कौन था जिसने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, सिरी का किला, हौज खास, कुव्वत, ठीक है, 1000 पिलर पैलेस, ये सब अलाउद्दीन खिलजी की हैं। मैंने बताया आपको, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, ठीक है, हौज खास, ये सब किसके द्वारा बनाई गई हैं? हजार खंबा, ठीक है, हजार खंबा, ये सब किसने बनाई है बच्चा? ये सब की सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है। फिरोज शाह तुगलक ने बनाए हैं 300 शहर बनाए हैं। ठीक है, 300 शहर बनाए हैं, 1600 नहरें बनाई हैं। तो फिरोज शाह का अपना जलवा ही अलग है। ठीक है, याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके द्वारा खिड़की मस्जिद बनवाई गई है। छोटी मोटी चीजें इसने बनाई हैं। गुलरुखी नाम की कविता सिकंदर किया करता था, किताबें लिखता था गुलरुखी नाम से, और उसके नीचे लिख देता गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी लिखता था। ठीक है, आगे हम बात करें, बहुत बढ़िया। लाल महल बनवाया है बलबन ने, एकमात्र। आगे बढ़िए, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? दीवाने अर्ज जो है यह बलबन के द्वारा ही बनवाया गया था। दीवाने अर्ज बिल्ड बाई बलबन, बलबन ने दीवाने अर्ज को बनवाया था। पूछा जाता है किस प्रकार का डिपार्टमेंट था? जासूसी था? नहीं सर, जासूसी नहीं था। नहीं, ये नहीं कर सकते जज साहब, तो ये नहीं देखने को मिलता। एक प्रकार का मिलिट्री डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता। दिस इज अ सीनियर डिपार्टमेंट, या मिलिट्री डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, जो बलबन के द्वारा बनाया गया था। फिनांस डिपार्टमेंट भी नहीं है, सामाजिक कार्य के लिए भी नहीं है। यह दीवाने खैरात आपको देखने को मिलता है, यहां पर जो देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं दीवाने खैरात, इसको बोला जाता है दीवाने खैरात। अगर मैं यहीं पर बात करता हूं, वित्त विभाग में आपको देखने को मिलता है वजीरात, दीवाने वजीरात, फिरोज शाह तुगलक के हैं। दोनों एफएसटी के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, एफएसटी के द्वारा बनवाए गए हैं। करेक्ट आंसर मिलिट्री डिपार्टमेंट बाय द बलबन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू होती है? आप सुनते हैं कि सजदा तेरा कर ना सकूं, इसका मतलब, सजदे का मतलब होता है देख पाना। अगर किसी को देखना पाए तो ये जिंदगी क्या जिंदगी। तो ये सजदा प्रथा जो आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में बात करें। सिजदा प्रैक्टिस इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है। किसके द्वारा सिजदा प्रथा स्टार्ट हुई है? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा स्टार्ट होती है। इसके बारे में आप याद रखेंगे, सिजदा प्रथा के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इसका मतलब होता है देख पाना। सुल्तान को देखने के लिए पहले उसके पैरों को चूमना पड़ेगा, तब जाके आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, सुल्तान को देख पाएंगे। गयासुद्दीन बलबन ने शुरू करी थी, क्यों? क्योंकि एक पर्शियन था, ये अपने नाम का लोहा बनवाना चाहता था। एक फारसी था, अपने नाम का डर बैठाना चाहता था, लोगों को डराना चाहता था। ठीक है, याद रखना। इल्तुतमिश, यह आपका इल्बरी तुर्क था, इसका एक अलग रहा है। देखो, स्टैटिक जीके की किताब मेरी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, चलिए याद रखिएगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13th सेंचुरी में द किंग ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय बख्तियार खिलजी। द किंग ऑफ बंगाल जो डिफीट किए गए थे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं 13th सेंचुरी में आपको बंगाल का राजा जो देखने को मिलता है, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा डिफीट हुआ था, उनका नाम आपको क्या देखने को मिलता है? लक्ष्मण सेन आपको देखने को मिलता है। दैट वाज द पर्सन जो बंगाल में थे, उनको यहां पर हराया गया था। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं, जो शशांक देखने को मिलता है, शशांक he was killed by
ये मौखरीकर था, नहीं मौखरी का तो ग्रहवर्मन था। ये किल्ड किसने करा था, किल्ड बाई किसने था, हर्षवर्धन ने इसको हराया था। हर्षवर्धन आपको देखने को मिल जाएगा, हर्षवर्धन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आपको कौन सा देखने को मिलता है सर, सवाल नंबर था ये आपका 25वां, हर्षवर्धन को इनके द्वारा हराया गया था और ये हर्षवर्धन ने ही, किल्ड बाई हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धना डायनेस्टी का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखेंगे। अगला सवाल, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था, विच फेमस सिटी वॉज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 शहरों का निर्माण किया गया था, 300 शहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बात करते हैं। महमूदाबाद, बीदर, आगरा, हिसार। हिसार ए फिरोजा इसका नाम हुआ करता था, हरियाणा में पड़ता है ये, इसका नाम हिसार ए फिरोजा नाम था इसका हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा को ही बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखेंगे, हिसार ए फिरोजा के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर। बीएनएसएस कब से कराओगे, मैं सोच रहा हूं कि बीएनएस की एक 25 घंटे की क्लास में यूट्यूब पे डाल दूं, बताओ। देखिए अब तक जो मैंने किया है, आगे मैं जो करूंगा अलग होगा वो। ठीक है, अब बताइए, बीएनएस की क्लास में डाल देता हूं। चलो इसके अगर मैं बात करता हूं, हिसार आपको देखने को मिल जाएगा, हिसार ए फिरोजा आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का नाम, हिसार ए फिरोजा इसी का है। आगरा को जो बसाया गया था वो सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया है, सिकंदर लोधी ने बसाया है। ठीक है, आगरा को बसाया है। अगला सवाल ये रहा, काकातीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। काकातियों का दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी था जिसके द्वारा काकातीय वंश का खात्मा कर दिया गया, काकातीय वंश का खात्मा कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे जी हाँ। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तृत किसके शासनकाल में देखा गया था। मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली डायनेस्टी वो किसके टाइम में आपको देखने को मिलता है, बिना परेशानी के आप मुझे बताएंगे। मैक्सिमम इसका एक्सपेंशन आपको कब देखने को मिला है वो आपको बताना होगा। सबसे बड़ा एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत का किसने किया था, वही राजा जिसको पागल राजा कहा जाता है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में याद रखना। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, आपको देखने को मिलता है, हम बात करते हैं, आपको देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ही है जिसके शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार आपको देखने को मिला है। करेक्ट आंसर पे इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर पे इसको याद भी रखेंगे। अगर मैं गयासुद्दीन बलबन की बात करूं, बलबनी डायनेस्टी, वैसे तो आपको ये गुलाम डायनेस्टी का देखने को मिलता है, लेकिन बलबरी इसका वंश है। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, फुतुह ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट आर डिजाइर्ड इन फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही बायोग्राफी देखने को मिलती है किसकी सर, फुतूह ए फिरोज शाही बायोग्राफी है जिसको जो है देखने को मिलेगा कि यह जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है, यह फिरोज शाह तुगलक की है। लिखते इसको जियाउद्दीन बर्नी है, बर्नी ने इसको लिखा है, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक की आपको देखने को मिल जाएगी, फिरोज शाह तुगलक की देखने को मिल जाएगी। बट ये तो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये ऑटोबायोग्राफी है भाई, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सिरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सिरी का निर्माण किसने कराया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने श्री का निर्माण नहीं कराया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई बड़ा खासा निर्माण नहीं कराया। इन्होंने एक चीज कराई थी जिसको हम बोलते हैं दीवान ए आमिर को ही इनके द्वारा बनाया गया था। दीवान ए आमिर को ही इन्होंने बनवाया था, दीवान ए आमिर को ही इनके द्वारा बनवाया गया था, दीवान ए आमिर को ही इनके द्वारा बनवाया गया था। करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ही सिरी का निर्माण करते, राजधानी बनाते। फिरोज शाह तुगलक ने 300 शहरों का निर्माण किया था जिसके अंदर जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद। ठीक है, और ये मतलब मेजर जौनपुर, ये मेजर जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजा नियंत्रण जिसको बोला जाता है दीवान ए मुश्त खराज, दीवान ए राजस्व, दीवान ए मुश्त खराज इसको बोला जाता है, दीवान ए मुश्त खराज बोला जाता है या दीवान ए राजस्व इसको कहा जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण एक नीति थी, जो बाजा नियंत्रण था, जो यहां पर चला करता था। इनके बारे में भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका और जीतल नाम की करेंसी चलाई थी।
टंका जो होती थी वो होती थी आपकी, जीतल होता था आपका कॉपर का, टंका जो बना होता था सिल्वर का, सिल्वर का बना होता था, बड़ा जरूरी होता था। इनके ऊपर अरबी लिखी होती थी, अरेबियन ये थे, अरेबियन ये थे, अरेबियन, ठीक है, अरबी लिखी होती थी। यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इस प्रकार के 3 सिक्के और भी थे जो चलाए थे इसी की बेटी रजिया सुल्ताना ने, इसी की बेटी रजिया सुल्ताना के द्वारा भी इस प्रकार का एक काम किया गया था। उसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें भी आप भूलेंगे नहीं भैया, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस स्थान पर हस्तांतरित कर लिया था? जस्ट अभी बता के हटाऊं, राजधानी यहां पर थी, यहां से उठ के दौलताबाद चली जाती है, देवगिरी चली जाती है, क्योंकि यही था बिल्कुल पागल राजा। ठीक है, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा देवगिरी, महाराष्ट्र देखने को मिलती है। कैपिटल को आगरा किसने बनाया? सर 1506 में कैपिटल को आगरा बनाया था, सिकंदर लोधी ने बनाया था, सिकंदर लोधी के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे ये भी। लाहौर को कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग में बनाया था, कुतुब ऐबक ने स्टार्टिंग में बनाया था। अगला सवाल ये रहा, अहमदनगर की निजाम शाही राजवंश की स्थापना किसने करी थी? निजाम शाही डायनेस्टी जो अहमदनगर में देखने को मिलती है 1490 में जिसकी स्थापना होती है, पूछा यह जा रहा है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर हमें एक पर्सन देखने को मिलता है जिसका नाम है निजाम उल मुल्क, ठीक है, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है निजाम उल मुल्क, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क बहरी, मलिक अहमद निजाम उल मुल्क बहरी, करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अहमदनगर के अंदर आपको निजाम शाही डायनेस्टी देखने को मिलती है, निजाम शाही डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। और ये जो निजाम शाही डायनेस्टी है ना बच्चा, जो आपको देखने को मिलती है, ये आपकी जो 1484 के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो बहमनी एम्पायर का डिसोल्यूशन होता है, बहमनी साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य का विघटन, बहमनी साम्राज्य का विघटन आपको देखने को मिलता है, विघटन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल, आपको देखने को मिलता है जो 35वें नंबर का है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान आपको कौन देखने को मिलता है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान आपको कौन देखने को मिलता है वो आपको बताना है। कब? सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जब बहमनी एम्पायर का साउथ के अंदर, इंडिया के अंदर राइज होता है। अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी। सर अगर हम बहमनी एम्पायर की बात करते हैं वो 1347 में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ बहमनी नहीं, विजयनगर 1336 में आपको देखने को मिला है। और दोनों ही के लेवल पे अगर मैं बात करता हूं आपको, तो करेक्ट आंसर आपको मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलेगा, क्योंकि शासनकाल भी तो देखो 1325 से लेकर, ठीक है, 1325 से लेकर आपका 51 तक रहेगा, इसकी मस्ती तो देखो, ठीक है, करेक्ट आंसर देखने को मिलता है बहमनी साम्राज्य 1347 में। 35वें नंबर का ये सवाल था। ये रहा 36वें नंबर का आपका सवाल, आपके आंखों के सामने फेंक के मारा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है, अगर मैं बात करूं चंद्रगिरी आपको राजधानी देखने को मिल जाएगा। चंद्रगिरी एक समय पर विजयनगर की राजधानी रहा है, आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है, अगर मैं विजयनगर की बात करूं 1336 में बना था। इसकी कैपिटल आपको हम्पी देखने को मिलती है, लेकिन हम्पी तो इसकी कैपिटल शुरुआती तौर पर थी। इसमें डायनेस्टी है संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडु। संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडु आपको देखने को मिलती है, तुलुव, अराविडु देखने को मिलती है, अराविडु देखने को मिलती है। अराविडु डायनेस्टी के अंदर जो तिरुमल है, तिरुमल इसके फाउंडर देखने को मिलते हैं अराविडु के, अराविडु के तिरुमल इसकी कैपिटल रखते हैं, पहले रखते हैं पेनुगोंडा, बाद में अराविडु के जो आपके ध्रुव हैं, जो आगे चल के अराविडु के जो रंगा प्रथम है, वो कैपिटल को कहां भेज देते हैं? चंद्रगिरी भेज देते हैं। गलत बात है, लेकिन करेक्ट आंसर आपको चंद्रगिरी देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपजातीय बस्ती बसाई थी? नागलपुरम को कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया जाता है, करेक्ट आंसर था इस 37वें नंबर के सवाल का। नागलापुरम जो आपको जगह देखने को मिलती है वो किसने बसाई है? सर KDR कृष्णदेव राय, तुलुवा डायनेस्टी देखने को मिलती है, जिसका करेक्ट आंसर आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल यह आपको देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तलीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ तलीकोटा बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। बहमनी एम्पायर के अंदर और विजयनगर के अंदर आपको देखने को मिलता है। उस बैटल के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, उस बैटल के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए।
चलिए बात करते हैं दक्कन की सल्तनतों के बीच में ये जो बैटल आपको देखने को मिला है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच बैटल ऑफ तलीकोटा देखने को मिलता है 1565 में, जो विजयनगर और बहमनी के बीच में देखने को मिला था। विजयनगर और बहमनी के बीच में देखने को मिला था, ठीक है। अब इस बैटल के अंदर अगर मैं बात करता हूं जीता कौन है, सर विजयनगर बैटल को हार जाता है। इसके बाद ही विजयनगर की सेना जो है समाप्त होती चली जाती है, समाप्ति की कगार पर चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के समय में दरबार में आया था? निकोलो डी कॉन्टी नहीं आया। डोमियस पैगास बिल्कुल आया था सर। डोमियस पैगास आपको देखने को मिलेगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार के हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय प्रथम के दरबार के रहे, वो देवराय 2 के समय पर भी थे, याद रखेंगे। यस सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? ईश्वर का कोई रूप नहीं है। 40वें नंबर का सवाल है। भक्ति आंदोलन के भी सवाल इसके अंदर डाल दिए गए हैं, इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कुछ तगड़े सवाल आपको देखने को मिले हैं। देखो, भगवान फॉर्मलेस है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपने गाना सुना होगा, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, सुना है? ठीक है, तो नारायण मिल जाएंगे, नारायण किसी भी रूप में मिल सकते हैं। ये निर्गुणवादी कवि थे, ठीक है। ये निर्गुणवादी कवि आपको देखने को मिलते हैं, निर्गुण भाव के साथ ही पूजा किया करते थे। निर्गुणवादी हैं, निर्गुण भाव के साथ पूजा किया करते हैं। ये भक्ति शाखा आपको देखने को मिलती है कौन सी? निर्गुण भक्ति आपको देखने को मिलती है कौन सी? निर्गुण भक्ति आपको देखने को मिलती है, याद रखेंगे। जोरदार। 41वें नंबर का सवाल है, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो, तानसेन देखने को मिलते हैं जो आपके अलग अलग प्रकार के रागों को अलापा करते थे। तानसेन आपको देखने को मिलते हैं। तानसेन जोरदार आदमी थे। अमीर खुसरो इसके दरबार में नहीं रहे, हरिदास इनके दरबार में इसने बहुत प्रयास किया था ये जाए, ये तानसेन के गुरु थे लेकिन कभी पहुंचा नहीं पाया। मीराबाई आपको देखने को मिलते हैं लेटर पीरियड में, 1498 में मीराबाई आपको देखने को मिले थे। उस समय अकबर का जन्म तक नहीं था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को दिल्ली में दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिसे पौराणिक यूनानिक देवता ऑर्फियस का वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए, ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है। ऑर्फियस को मतलब वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, वो एक बादशाह के पीछे आपको डिजाइन देखने को मिलता है, बताइए फटाफट से बच्चा। यही जो डिजाइन है, दिस इज तख्त ताउस, यही तख्ते ताउस है। यही क्या है बच्चे? तख्ते ताउस आपको देखने को मिलता है जो शाहजहां ने बनवाया था। इसी के अंदर कोहिनूर भी आपको देखने को मिलता है। यही है तख्ते ताउस जिसमें कोहिनूर भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन बाद में आपको देखने को मिलेगा 1739 में बैटल ऑफ करनाल के अंदर एक फारसी लुटेरा नादिर शाह इसको लूट कर अपने साथ ले जाता है। पेट्राड्यूरा शैली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। संगे मरमर का पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ कन्नौज। देखो, बैटल ऑफ चौसा होगा, ये कन्नौज का हुआ है 40 में। 1539 में बैटल ऑफ चौसा आपको देखने को मिला है। चौसा बैटल आपको देखने को मिलेगा, चौसा बैटल। तो चौसा बैटल आपको देखने को मिलता है 1539 में, लेकिन 1540 में आपको बैटल ऑफ कन्नौज देखने को मिलता है। दोनों के अंदर ही शेरशाह सूरी जीता है, उसके बाद ही हुमायूं यहां से भाग जाता है। अगला सवाल ये रहा, औरंगजेब ने क्वेश्चन मार्क की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। मुगल साम्राज्य पर शासन, औरंगजेब रूल द मुगल पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच? मुगल पीरियड में औरंगजेब ने शासन किया है कहां से कहां तक? 58 से लेकर 1707 तक, क्योंकि 1707 में इसकी डेथ हुई है। अगला सवाल है, मुगल भारत में पंचायतों की मुखिया ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? यह टर्म इतना फेमस है जिसका कोई जवाब नहीं, इतना फेमस है जिसका कोई जवाब नहीं। देखो, करेक्ट शब्द होता है मुकद्दम। मुकद्दम एक शब्द है जो पंचायती तौर पर हेड के लेवल पर आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना। और पटवारी टर्म भी मुगलों का दिया हुआ है। जो टर्म पटवारी है ये भी मुगलों का दिया हुआ है, और जो मुकद्दम है ये भी मुगलों का दिया। ये देख रेख करता था, लेखा जोखा रखता था, लेकिन मुकद्दम जो होता था वो गांव का मुखिया हुआ करता था। जोरदार। मयूर सिंहासन नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा अपनाया गया था? शाहजहां इज द ओनली पर्सन। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली में पोलज शब्द का निर्दिष्ट करता है। पोलज शब्द किस लिए प्रयोग में लिया जाता था? जरीब शब्द भी यूज होता था अकबर के समय पर, जमीन को नापने के लिए जरीब शब्द का यूज किया जाता था। लेकिन अगर मैं वहीं पर पोलज शब्द की बात करूं तो यह क्या होता था? सालाना खेती योग्य भूमि जिस पर ईयलदी खेती की जा सकती है। 48वें नंबर का सवाल, मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना कब्जा किया था। बीजापुर पर किया था आपका 1686 में, गोलकुंडा पर किया था 1687 में। कब्जा जो किया गया है यह किया है औरंगजेब ने। शाहजहां ने भी किया था एक बार 1637 में किया था इसने, लेकिन अहमदनगर पर किया था। अहमदनगर पर किया था। स्पीड ज्यादा है क्या बाबू? ज्यादा स्पीड है? इतनी स्पीड तो बनती है।
यार आप यूपीएसआई के छात्र हो, मेरे छात्र हो आप। 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मट की लड़ाई हुई थी। यह किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? बैटल ऑफ धर्मट हुआ था, जिसके अंदर जीतता औरंगजेब ही है। बैटल ऑफ धर्मट में जीतता औरंगजेब ही है। और इसमें यह भी फैसला निकाला जाता है कि जो महाराजा जसवंत सिंह है, यह इसके भाई दारा शिकोह का साथ दे रहे हैं, इसलिए ये भी गद्दार है, दारा शिकोह भी गद्दार है, दारा शिकोह को मार दो। नर्मदा रिवर के किनारे देखने को मिलता है ये बैटल। ये रहा आपकी क्लास का 85वें नंबर का सवाल। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसको रुपया नाम दिया? वो शेर शाह सूरी था। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया, ये बताना और इसके बारे में बताना। ठीक है, तो बच्चे ये रही आपकी आज की क्लास। ठीक है, याद रखना। तो ये पूरा मैटर रहा है इस प्रकार से जैसे टॉप 100 एंशिएंट के कराए हैं, आज मैंने मिडाइवल के टॉप 50 कराए, कल 150 कराए जाएंगे मॉडर्न के, तो रेडी रहना। ठीक है, खींच दिया मीटर है। जय हिंद, वंदे मातरम।